बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो प्रेफर्ड स्टॉक और यूँ कह लें कि आप कॉमन स्टॉक होल्डर्स की जो वैल्यूएशन हमने करनी स्टॉक के हवाले से उस पर बात करने जा रहे हैं हम। प्रेफर्ड स्टॉक के हवाले से हमने एग्जांपल को डिस्कस किया अभी, और जो परपेचुइटी का कॉन्सेप्ट लेके हमने जो है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया है प्रेफर्ड स्टॉक की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है अभी जो हम करने जा रहे हैं वो कॉमन स्टॉक है। कॉमन स्टॉक बेसिकली होता क्या है, ये बेसिकली रेजिडुअल ऑनरशिप होती है कॉरपोरेशन में। ठीक है, कॉरपोरेशन से मुराद एक कंपनी है। ठीक है, कंपनी में जो रेजिडुअल ऑनरशिप होती है ना, रेजिडुअल ऑनरशिप पोजीशन है, वो कॉमन स्टॉक रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब ये रेजिडुअल से मुराद क्या होता है, जो हमेशा रहने वाली होती है, यानी कि जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स हैं वो उनसे वापस भी लिए जा सकते हैं प्रेफर्ड स्टॉक। ठीक है, और जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उनसे भी बॉन्ड्स वापस लिए जा सकते हैं, लेकिन जो हमेशा बाकी रहने वाले होते हैं वो कॉमन स्टॉक होल्डर्स हैं। ठीक है, वो असल कंपनी के मालिक होते हैं, उन्हीं के सर पे कंपनी चल रही होती है, उन्हीं की इन्वेस्टमेंट से। तो कॉमन स्टॉक होल्डर्स जो है वो एक रेजिडुअल ऑनरशिप, हमेशा रहने वाली जो ऑनरशिप को शो कर रहे होते हैं, हमेशा रहने वाली ऑनरशिप पोजीशन को शो कर रहे होते हैं कॉरपोरेशन में, कंपनी में। ठीक है जी, कॉमन स्टॉक होल्डर्स को प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, लेकिन बाकी तमाम ऑब्लिगेशंस पे करने के बाद, ठीक है जी, यानी कि सबसे पहले प्रॉफिट में हिस्सा जो है वो बॉन्ड होल्डर्स का, जो उनको इंटरेस्ट पे किया जाएगा, जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं उनको पूरा किया जाएगा। उसके बाद जो है जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स हैं उनको हिस्सा दिया जाएगा, और उसके बाद फिर जो है हमारी ये कॉमन स्टॉक होल्डर्स की बारी आती है, फिर इनको हिस्सा दिया जाता है। ठीक है, यानी कि सबसे एंड पे जो है इनको हिस्सा दिया जाता है, बाकी जितना प्रॉफिट बचता है उसके ऊपर इनका हिस्सा होता है। यानी कि बॉन्ड होल्डर्स का जितना फिक्स बनता है उनको दे दिया, प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स का जितना फिक्स बनता है उनको दे दिया, उसके बाद जो बाकी बच गया, ठीक है, उसके ऊपर ये कॉमन स्टॉक होल्डर्स का जो है वो राइट होता है। ठीक है, अब वो मैनेजमेंट का डिसीजन है कि मैनेजमेंट जो है वो चाहे तो सारा इनको दे दे, चाहे तो कुछ रिजर्व में रख ले, रिटेन अर्निंग पे रख ले फॉर फ्यूचर यूज़। ठीक है, फ्यूचर डिविडेंड्स को पे करने के लिए या किसी और ख़ास मकसद के लिए जो है कुछ प्रॉफिट को रिटेन कर ले, वो मैनेजमेंट का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिसीजन होता है एजीएम में। ठीक है जी, कॉमन स्टॉक होल्डर्स के हवाले से जो है एक बात यहाँ पे पूछी जा रही है कि व्हाट कैश फ्लोज विल अ शेयर होल्डर रिसीव व्हेन ओइंग शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक। कि अगर एक बंदा जिसके पास कॉमन स्टॉक है तो वो कौन सा कैश फ्लो जो है वो रिसीव करेगा। अगर आप कॉमन शेयर होल्डर्स हैं या कॉमन स्टॉक होल्डर्स हैं किसी कंपनी के, तो कौन से कैश फ्लोज जो है वो आप रिसीव करेंगे। सारी बात है, दो किस्म के हो सकते हैं, या तो आप कंपनी से प्रॉफिट की सूरत में डिविडेंड रिसीव करेंगे, ठीक है, या दूसरा आप कॉमन शेयर्स को बेच कर जो पैसा आएगा वो रिसीव करेंगे, या कॉमन स्टॉक रिटेन रखें अपने पास और कंपनी से उसके ऊपर डिविडेंड लेते रहें, प्रॉफिट लेते रहें। ठीक है, एक तो ये। दूसरा क्या है, या आपके पास जो कॉमन स्टॉक है, ये कॉमन शेयर्स हैं, ठीक है, उनको आप बेच दें मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में, और वहाँ से आपको पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो दो तरह से आपको पैसा आ सकता है कॉमन स्टॉक के वाले से। अब डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, बेसिक डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल अकाउंट्स फॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स। ठीक है, जैसे कि हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, बॉन्ड में भी हमने यही मॉडल डिस्कस किया, प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स के केस में भी यही मॉडल डिस्कस किया। ठीक है, तो या तो हम हमें जो हर साल डिविडेंड मिल रहा है कॉमन स्टॉक पे, उस उन सब की प्रेजेंट वैल्यू ले लें हर साल। पहले साल जो डिविडेंड मिला उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लें आप, दूसरे साल जो डिविडेंड मिला उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लें। अब आप देखें कि ये मॉडल वही चल रहा है पुराने वाला। ठीक है, वन प्लस के पी की जगह पहले वन प्लस के डी था, फिर उसके बाद वन प्लस के पी हो गया, अब वन प्लस के ई है, क्योंकि अब हम इक्विटी की बात, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसका भी जो रेट है, डिस्काउंट रेट हमें गिवन होगा ये, इस तरह में के पी गिवन था, के डी गिवन था। बॉन्ड्स के केस में के डी होता है, कॉस्ट ऑफ डेट है। प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स के केस में के पी होता है, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। और आपके जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स हैं उनके केस में होता है के ई, यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये इक्विटी कहलाती है आपकी। ठीक है, ये रेजिडुअल ऑनरशिप होती है, हमेशा रहने वाली। तो इन जिनके पास कॉमन स्टॉक है उनको भी डिविडेंड मिलता है हर साल। ठीक है, तो या इसका मॉडल उसने वैल्यूएशन का इस तरह से बनाया कि हर साल आपको जो डिविडेंड मिल रहा है
उसकी आप प्रेजेंट वैल्यूज को कैलकुलेट कर लें। पहले साल जो डिविडेंड मिला उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लें, दूसरे साल जो डिविडेंड मिला उसकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर लें, इस तरह तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल एंड सो ऑन। और इस तरह के क्यूमुलेटेड मॉडल भी उसने बनाया हुआ है समेशन लेके सब तमाम डिविडेंड्स। ठीक है जी। अब इसमें दो चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे हमने बात की थी, ये अब एडजस्टेड डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल है। देखें, अभी हम थोड़ी देर पहले बात करके आए कि कॉमन स्टॉक होल्डर्स को क्या मिलेगा कैश फ्लोज में, ठीक है। एक तो उनको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, और दूसरा और फ्यूचर में जाके अगर अपने कॉमन स्टॉक को बेचते हैं मार्केट में तो बेच कर भी उनको पैसा मिलेगा। बात समझ आ रही है? दो तरह से कैश फ्लोज मिलेगा कॉमन स्टॉक होल्डर्स को। एक, डिविडेंड मिलेगा हर साल, और अगर वो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम कहते हैं कि आपने 5 साल अपने पास रखा, ये 5 साल के लिए आपको ऑफर की जा रही है, ठीक है। तो 5 साल तक कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है और 5 साल बाद मार्केट में आपको आप बेच रहे हैं उसको एक खास प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो 5 साल तक जो कंपनी की तरफ से डिविडेंड मिलेगा आप उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, और 5 साल के बाद जितनी वैल्यू के ऊपर आप उसको मार्केट में सेल करेंगे उस वैल्यू की भी आपने प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर तमाम डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू और वो जो एंड पे जिस प्राइस पे सेल किया है उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, दोनों प्रेजेंट वैल्यू को जमा करेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी कॉमन स्टॉक की, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल में इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल 3 तरह से है, ठीक है। कांस्टेंट ग्रोथ के हवाले से है, नो ग्रोथ के हवाले से है, ग्रोथ फेज के हवाले से, ठीक है। जब हम कॉमन स्टॉक की बात करते हैं तो हम 3 तरह के मॉडल्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि डिविडेंड के जो पैटर्न है ना वो मुख्तलिफ है, डिविडेंड के जो पैटर्न है वो मुख्तलिफ है। अब ये कांस्टेंट ग्रोथ पहला है, फिर नो ग्रोथ है, फिर ग्रोथ फेज है। सबसे पहले हम इन तीनों को समझ लेते हैं, उसके बाद हम जो है इसकी प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे। सबसे पहला हमारे पास है कांस्टेंट ग्रोथ, ये डिविडेंड के हवाले से है। डिविडेंड यानी कि कांस्टेंट ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब क्या है? कांस्टेंट ग्रोथ से मुराद ये है कि आपका डिविडेंड एक कांस्टेंट रेट के साथ ग्रो कर रहा है। फॉर एग्जांपल पहले साल 5% जो है वो आपका डिविडेंड ग्रो किया, सेकेंड ईयर भी आपके डिविडेंड में जो ग्रोथ आई है वो भी 5% है, थर्ड ईयर भी आपका डिविडेंड जो ग्रो कर रहा है वो 5% है। यानी कि इस तरह सो ऑन चलता जा रहा है कि आपकी आपके जो मॉडल के अंदर जो ग्रोथ आ रही है ना वो आपकी ग्रोथ कांस्टेंट है हर साल। ऐसा नहीं है कि पहले साल 6% आ गई, दूसरे साल 5% आ गई, तीसरे साल डिविडेंड में जो ग्रोथ है वो 1% है, ठीक है, चौथे साल है ही नहीं, ऐसा नहीं है। कांस्टेंट ग्रोथ से मुराद यही है कि आपकी जो डिविडेंड में जो ग्रोथ आ रही है वो कॉन्स्टेंटली आ रही है, ठीक है। एक ही सेम रेट के साथ आपके डिविडेंड में ग्रोथ आ रही है, ठीक है, हर साल। लेट्स सपोज अगर हमने 10% लिया है तो हर साल डिविडेंड में 10% की ग्रोथ आ रही है। ऐसे मॉडल को जिसमें डिविडेंड की ग्रोथ कांस्टेंट हो उसको हम कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड वन हमारे पास है नो ग्रोथ। नो ग्रोथ से मुराद क्या है कि जितना डिविडेंड पहले साल आपको मिला है 10वें साल जाकर भी आपको उतना ही मिला, कोई ग्रोथ नहीं है। नो ग्रोथ से मुराद नाम से जाहिर है कि डिविडेंड में कोई ग्रोथ नहीं हो रही, जितना 10 साल पहले डिविडेंड मिल रहा था अब भी उतना ही मिल रहा है, कोई ग्रोथ नहीं डिविडेंड के अंदर, ठीक है। और तीसरा स्टेप हमारे पास क्या है? ग्रोथ फेजेस का। ग्रोथ फेजेस से मुराद क्या होता है? लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल पहले 5 साल जो है वो 5% ग्रो करता रहा, फिर पहले 5 साल के बाद छठे साल जो है वो 6% हो गया, ठीक है। छठे साल से लेके 8वें साल तक 6% रहा, ठीक है। फिर 8वें साल से लेकर फॉर एवर तक जो है वो 15% रहा। यानी कि फेजेस बन गए उसके, पहले 5 साल का फेज बन गया, फिर अगले 3 साल का फेज बन गया, फिर फॉर एवर के लिए एक फेज बन गया, ठीक है। तो इस तरह फेजेस में अगर चेंज हो रहे हो रेट्स, ठीक है, तो उसको हम ग्रोथ फेजेस कहते हैं, ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मैं, पहले अगर 5 साल है, पहले 5 साल में आपको 5% ग्रोथ हो रही है, फिर 5वें साल के बाद ग्रोथ रेट चेंज हो गया आपका, 5 से 10 साल तक आपको ग्रोथ रेट हुई 10%, ठीक है। फिर 10 साल से लेके 15 साल तक ग्रोथ रेट जो हुआ वो आपका 13% हो गया, और फिर फॉर एवर वही रहा। तो इस तरह से अगर केस हो, हमारे पास बेसिकली 3 किस्म के केसेस आ गए।
कॉमन स्टॉक की कैलकुलेशन करने के हवाले से हमारे पास तीन किस्म के केसेस हैं। एक कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल हमारे पास, एक नो ग्रोथ वाला है और एक ग्रोथ फेजेस वाला है। तो तीनों मॉडल्स के अंदर हमने कॉमन स्टॉक की वैल्यूएशन को देखना है कि किस तरह से कैलकुलेशन होगी इसकी, ठीक है। लेट्स टेक सर एन एग्जांपल। ग्रोथ फेज को दोबारा एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा, इसकी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के जरिए से हम इन तीनों फेजेस को, जो कांस्टेंट ग्रोथ वाला है और नो ग्रोथ और ग्रोथ फेजेस, इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एग्जांपल के जरिए से। हमारे पास सबसे पहला जो है वो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल है, ठीक है। कांस्टेंट ग्रोथ से मुराद, मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक रेट होता है, ठीक है, और उसी रेट के साथ आपको हर साल इंक्रीज मिलती है, ठीक है। आपके पास ये देखिए मॉडल सारा का सारा वही है, ठीक है। डिविडेंड है ऊपर और नीचे 1+k ही है, और पहला साल है, ये दूसरा साल है, और ये तीसरा चौथा चलता जाएगा, और ये सो ऑन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऊपर उसने क्या किया, 1+g कर दिया। 1+g से मुराद क्या, ग्रोथ ऐड कर दी। डिविडेंड जो 0 ईयर है ना, उसमें ग्रोथ ऐड कर दी। फॉर एग्जाम्पल 5% ग्रोथ है, ठीक है, तो 1+5% कर दिया, ठीक है। फिर अगले साल 1+5% कर दिया और पावर 2 ले ली, क्योंकि दूसरे साल है, 2 दफ़ा होगा। फिर इस तरह अगले साल पावर 3 हो जाएगी, फिर अगले साल पावर 4 हो जाएगी, चलता जाएगा, ठीक है। यानी कि इनिशियल को आपने लेना है। जो डिविडेंड D0 से मरा होता है, डिविडेंड जो 0 टाइम पे है, ठीक है, 0 ईयर पे, ठीक है। फिर D1 D2, फिर वो पहले साल का डिविडेंड, ठीक है, दूसरे साल का डिविडेंड, वो इस तरह चलता जाता है आपका। तो D0 से मुराद ये होता है कि जो 0 ईयर में जो टाइम, जो एट द स्टार्ट आप कह सकते हैं, ठीक है, वो डिविडेंड होता है, उसमें ग्रोथ हो रही है बेसिकली। तो ये ग्रोथ का आपका मॉडल है पूरा, ठीक है। अगर आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। डी को ऊपर रखें, ठीक है, ke-g, ये फार्मूला उसने सेट किया हुआ है, ठीक है। इस फार्मूले से भी हम जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल में, ठीक है। जी की वैल्यू हमें पता होगी, हम यहाँ पुट करेंगे नीचे, और के भी हमें क्वेश्चन में बताया होगा, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ठीक है। और डी जो है वो आपका पहले साल के आखिर में जो हमें डिविडेंड मिल रहा है, उसको D1 कहेंगे, ठीक है। डिविडेंड पेड एट टाइम 1, यानी कि पहले साल के एंड पे जो हमें डिविडेंड मिल रहा है। जी द कांस्टेंट ग्रोथ रेट, के द इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रिटर्न कह लें, या फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कह लें इसे आप। लेट्स टेक एन एग्जांपल। स्टॉक CG हैज़ एन एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 8%। स्टॉक CG का जो ग्रोथ रेट है वो 8% है, यानी कि 8% इजाफा हो रहा है हर साल। Each share of stock just receive an annual dividend $3.24 पर शेयर। हर जो शेयर पे आपको जो डिविडेंड मिल रहा है, $3.24 का हर शेयर के ऊपर आपको डिविडेंड मिल रहा है। और हर साल इसमें कितना इजाफा होगा भाई, हर साल इसमें जो ग्रोथ हो रही है 8% की ग्रोथ हो रही है। हर साल जो इजाफा इसमें हो रहा है 8% का इजाफा हो रहा है। और अभी आप जो रिसीव कर रहे हैं शेयर के ऊपर, जो डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, वो $3.24 का है। द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट इज 15%। आपको यहाँ पे उसने के दे दी है, 15% के है आपका। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक, कॉमन स्टॉक की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये भी वही केस है सारा, ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है, कंपनी की तरफ से या मार्केट में। तो अब आपने डिसीजन ये करना है कि आया कि आपने अगर ये कॉमन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो कॉमन स्टॉक जो है वो आप कितने का खरीदेंगे, क्या वैल्यू है उसकी, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद अपना खरीदने का जहन बनाएंगे। तो फॉर्मूला आपके सामने क्या है, डिविडेंड को हमने डिवाइड कर देना है। डिविडेंड जो टाइम 1 पे है, ठीक है, पहले साल के एंड पे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में से माइनस कर देंगे ग्रोथ, ठीक है। तो ये आपका जो है फॉर्मूला बन गया कि हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो डिविडेंड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें जो 8% दिया हुआ है, ठीक है, और हमें डिविडेंड दिया हुआ है। अभी जस्ट रिसीव एंड एनुअल डिविडेंड जो है, मतलब वो D0 दिया हुआ आपको, 0 टाइम पे जो आपको डिविडेंड है वो ये दिया हुआ है। और अब देखें इसमें ग्रोथ होनी 8% की, ठीक है। 3.24 में आप 8% का इजाफा करें, ठीक है। ये उसने एक फार्मूला बनाया 1 + 0.08। अगर आपको इस फार्मूले की समझ नहीं आती तो आप यूँ भी कर सकते हैं, 3.24 का 8% लें, ठीक है, वो जितना भी आंसर बनता है उसको 3.24 में ऐड कर दें, तो वो आपको 3.50 बन जाएगा। यूँ करना, यूँ कर लें, ठीक है। लेकिन ये उसने जैसे एक फार्मूला बनाया, आपने जैसे अगर ग्रोथ करनी है किसी भी चीज़ में, तो जितनी भी ग्रोथ करनी है 1 में वो प्लस कर दें आप, ठीक है, तो उसको फिर मल्टीप्लाई कर दें ओरिजिनल वैल्यू के साथ। अब 3.24 में हमने
8% का इजाफा करना था। क्यों इजाफा करना है? क्योंकि हमने D1 निकालना है पहले साल का डिविडेंड, ठीक है। 8% का इजाफा करने के बाद ये तो हमें 0 ईयर में मिल रहा है ना, मतलब अभी जो हमारा बगैर इन्वेस्टमेंट किए जो हमें डिविडेंड मिल रहा है अभी, ठीक है, वो इतना मिल रहा है अभी जो मिल रहा है, ठीक है, करंट जो डिविडेंड है करंट टाइम में। तो एक साल के बाद हमें मिलेगा 3.50, फिर अगले साल जो मिलेगा, ठीक है, फिर इस 3.50 में 8% का इजाफा होगा, फिर उस अगले साल जो है इसका जो आंसर आएगा इसका फिर हम लेंगे 8%। इस तरह जो आंसर आता जाएगा हर साल, उसमें उससे अगले साल 8% का इजाफा होता जाएगा और फिर नेक्स्ट आंसर आता जाएगा आपका। बहरहाल हमें सिर्फ ये D1 चाहिए यहाँ पर, ठीक है। D1 हम पुट कर देंगे 3.50, ठीक है। ये ही हमें दिया हुआ है, ठीक है, 15% दिया हुआ है, 15% का पुट करेंगे और जो ग्रोथ हमें दी हुई है वो 8% की ग्रोथ दी हुई है, ठीक है। इसको हम यहाँ पुट करेंगे, फॉर्मूले हमारे पास वैल्यू आ गई 50, ठीक है। तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन, ये जो इन्फॉर्मेशन इसको आप यूज़ करके अपने स्टॉक की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आपने अगर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन या जहन बनाया है उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर कोई मसला है तो आप लोग बताएं, अदरवाइज हम इसके हवाले से एक एक्टिविटी करते हैं।